डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब मिस्टर कार्वेनो ने कहा कि उसे यह मीटिंग जल्द से जल्द खत्म करनी है और पूछा कि रवि कब तक यहां पर आ जाएगा, तभी आलोक को याद आया कि वह रवि के बारे में तो सोचना ही भूल गया था। रवि भी इस मीटिंग का एक जरूरी हिस्सा था। उसने रवि की सिक्योरिटी के बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि उसे रवि को पहले कॉल करना चाहिए। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रवि को कॉल लगा दिया। इधर रवि के रूम की रिंग बजती है, पर इतने में रवि के पास आलोक का भी फोन आ जाता है। इसलिए रवि अपने रूम का दरवाजा खोलने से पहले अपना फोन उठाता है और देखता है कि उसके पास उसके भाई का फोन आया था। हाँ बोलो आलोक, क्या बात है? इस वक्त क्यों कॉल किया है? रवि ने आलोक से पूछा। भैया आप अभी कहां पर हैं? आपको पता है ना कि आज आपकी मीटिंग है और आप अभी तक यहां पर नहीं आए हैं। मैंने आपको होटल का पता भी भेज दिया था, फिर आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? आलोक ने रवि से पूछा। अरे यार आलोक, चिंता मत करो, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द मीटिंग पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, रवि ने आलोक से कहा। जब आलोक ने देखा कि रवि इस वक्त सही सलामत था और यहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की बात कर रहा था, तो उसने सोचा कि अब रवि को शायद कोई खतरा नहीं होगा। पर उसने सोचा कि उसे रवि को सतर्क कर देना चाहिए ताकि रवि थोड़ी सावधानी बरते। हाँ रवि, ठीक है, तुम आ जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरा है। पता चला कि कोई इस मीटिंग को रोकना चाहता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है ताकि तुम थोड़ी सावधानी बरतें, आलोक ने रवि से कहा। हाँ भैया ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, रवि ने थोड़ी फॉर्मेली अपने भाई से कहा। उसे लगा कि आलोक कुछ ज्यादा ही चिंता करता है, इसीलिए उसने शायद ऐसा कहा होगा। रवि को लगा कि उसे किस बात का खतरा होगा। रवि ने अभी तक आलोक से बात करते करते दरवाजा नहीं खोला, तो दरवाजे की रिंग एक बार फिर से बजी। इस बार रवि ने अपने भाई को बाय कहा और अपना फोन रख दिया और फिर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि शायद वेटर उसका नाश्ता लेकर आया होगा। रवि ने दरवाजा खोला तो देखा कि सच में एक वेटर नाश्ता लिए उसके रूम के दरवाजे के सामने खड़ा था। सर ये लीजिए, आपने जो नाश्ता मंगवाया था, उसे वेटर ने रवि से कहा। ठीक है, ये नाश्ता मुझे दे दो, रवि ने वेटर से कहा। ज़रेनिया, नहीं सर, आप रहने दीजिए, मैं आपके लिए रूम में नाश्ता लगा देता हूं, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अंदर तक ले आता हूं, वेटर ने रवि से कहा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप ले लूंगा, तुम बस इसे मुझे दे दो और तुम यहां से चले जाओ, रवि ने उस वेटर से कहा। अरे नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैंने आपको यह काम करने दिया तो आपको पता ही है कि होटल के मालिक कितना नाराज होंगे, इसलिए मुझे ही यह करने दीजिए, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इस वेटर ने रवि से कहा। रवि ने जब देखा कि वो वेटर जिद कर रहा था, तो उसने उसे वही करने दिया जो वह चाहता था। रवि के हाँ कहने के बाद वह वेटर रवि के लिए खाना उसके रूम के अंदर तक लेकर आ गया। रवि भी उसके पीछे पीछे अपने रूम के अंदर तक आ गया और पीछे वह दरवाजा बंद करना ही भी भूल गया था। इसके बाद उस वेटर ने 2 प्लेट्स में रवि के लिए नाश्ता और सलाद टेबल पर परोस दिए। सर ये लीजिए, आपका नाश्ता मैंने परोस दिया है, एंजॉय कीजिए, उस वेटर ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इतने में रवि ने देखा कि उस दरवाजे में से 2 और वेटर रवि के रूम के अंदर तक आ गए थे। जब रवि ने यह देखा कि 2 वेटर और उसके रूम में आ गए थे, तो रवि को थोड़ा अजीब लगने लगा कि आखिर ये 2 वेटर और यहां पर क्या कर रहे थे। उसने तो कोई और सामान नहीं मंगवाया था, फिर ये दोनों यहां पर क्यों आए थे? रवि इससे आगे कुछ सोच पाता कि इतने में रवि ने देखा कि उन दोनों ने उसके रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और अब वह तीनों रवि के रूम के अंदर ही थे। आज ज़रेनिया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो?
दरवाजा बंद क्यों किया? और अगर दरवाजा बंद करना ही था तो तुम तीनों बाहर जाकर इस दरवाजे को बंद करो, रवि ने उन तीनों से कहा। रवि की यह बात सुन वह तीनों जोर जोर से हंसने लगे। रवि को उनकी इस हंसी के पीछे का कारण समझ नहीं आया कि वह तीनों हंस क्यों रहे थे, पर रवि को अब थोड़ी थोड़ी आलोक की बात याद आने लगी, जो उसे आलोक ने थोड़ी देर पहले कही थी। रवि को भी अब शक होने लगा कि कहीं आलोक सही तो नहीं कह रहा था कि इसको जान को सच में खतरा था। मैंने तुम तीनों से क्या कहा? अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते, रवि ने उन तीनों से कहा। रवि की इस बात का उन तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर तीनों रवि की तरफ आगे बढ़ने लगे। यह देख रवि थोड़ा सा डर गया था कि आखिर वह तीनों उसकी तरफ क्यों बढ़ रहे थे। रवि तो समझ आ गया था कि उनके इरादे सही नहीं थे। इतने में उन तीनों में से एक वेटर में अपनी जेब में से एक चाकू निकाल दिया और रवि की तरफ कर दिया। अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, नहीं तो इस चाकू से तुम्हारी खोपड़ी अलग कर दूंगा, उस वेटर ने रवि को डराते हुए कहा। हालांकि रवि इन छोटी मोटी धमकी से डरने वाला तो नहीं था, पर उसने सोचा कि उसे इस वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और जैसा वह कह रहा था वैसा ही करना चाहिए। रवि ने वैसा ही किया और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अरे ये तो बड़ी आसानी से मान गया, कौन कह रहा क्योंकि यह हमारी बात नहीं मानेगा, ये तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? उस एक वेटर ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। जब उन तीनों ने देखा कि रवि अभी उनके इशारों पर नाच रहा था तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वह तीनों तालियां दे देकर हंस रहे थे। रवि से अब यह सब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वह अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इन तीनों के पास जरूर हथियार है और वह ना हो कहीं इनके पास गन भी होगी, इसीलिए उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे खतरा हो सकता था। वो एक सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि उन तीनों को एक साथ धूल चटा सके। रवि इन तीनों का मकसद जरूर पता था। उसे आलोक ने बताया था कि उसे मीटिंग में आने से रोकने के लिए उस पर हमला जरूर होगा। वो तीनों अभी भी ऐसे ही हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो रवि का मजाक उड़ा रहे थे। इधर जब आलोक ने रवि से बात करके अपना फोन रख तो आलोक ने सोचा कि शायद रवि ने उसकी बात सही से नहीं सुनी थी और उसे अंधदेखा का भी कर दिया था। इसीलिए आलोक को लगा कि रवि की सिक्योरिटी के लिए उसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। उसने अपना फोन निकाला और कुछ सिक्योरिटी गार्डों को रवि की होटल की तरफ भेज दिया। आलोक को रवि की होटल के बारे में पता था, क्योंकि आलोक ने ही रवि के लिए वह होटल बुक की थी। आलोक अब खुद से रवि की सिक्योरिटी देखना चाहता था ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। उसने अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड रवि की होटल की तरफ भेज दिए थे ताकि वह रवि को यहां तक सुरक्षित ला सके। वह चारों नकली वेटर जो रवि की होटल में आए थे, वह अब नाश्ते के बहाने रवि के रूम तक पहुंच चुके थे। उन्होंने रवि को चाकू दिखाकर घुटनों पर बिठा दिया था। रवि को उनका मकसद पता चल गया था, जिसे उसके भाई ने उसे बताया था। आलोक ने रवि को बताया था कि इस मीटिंग को रोकने के लिए उस पर हमला हो सकता था। रवि बस सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वह इन चारों के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। वह अपनी मीटिंग बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो अगर वह समय पर मीटिंग में नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अरे यार, तुम इतना डरता क्यों है? हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, तुझे बस अगले 1 घंटे के लिए यहीं पर बैठा रहना है, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो जरा आराम से बैठ जा और कोई चालाकी के करने की कोशिश मत करना, उन चारों में से एक ने रवि से कहा। रवि उसकी इस बात का मतलब समझ गया था कि वे उसे मीटिंग में नहीं जाने देना चाहते थे। अब कंफर्म हो गया था कि यह सब उसको मीटिंग में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा था। रवि ने सोच लिया था कि उसे क्या करना था। अब रवि जानना चाहता था कि इस मीटिंग को रुकवाने की कोशिश कौन कर रहा है। उसे पता था कि वह उसके आदमियों के जरिए उनके लीडर का पता लगा सकता था, जिसने इन सभी को रवि को रोकने के लिए भेजा था। पर अब रवि के लिए यह जरूरी था कि वह जल्द से जल्द मीटिंग में पहुंचे। वह जरा भी देर नहीं कर सकता था। इतने में रवि ने देखा कि उन चारों में से 2 आदमी इस रूम से बाहर चले गए थे। रवि को अब यह सही मौका लग रहा, क्योंकि अगर रवि उन चारों के खिलाफ अकेला लड़ता तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता था।
इसीलिए रवि ने सोचा कि उसे इन दोनों से पहले निपटा लेना चाहिए, ताकि वह बाद में उन दोनों को भी देख लेगा। इतने में रवि ने देखा एक आदमी रवि के पास चलकर आ रहा था और उसके हाथ में एक रस्सी थी। रवि को समझ में आ गया था कि वह आदमी उसके हाथ बांधना चाहता था, पर रवि ऐसा कैसे होने दे सकता था। रवि को पता था कि एक बार उसके हाथ बंध गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह आदमी रवि के पास आया और उसके हाथ बांधने लगा, रवि ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका सर पास ही में पड़ी एक टेबल पर दे मारा। रवि ने उसका सिर इतना जोर से उस टेबल पर मारा था कि उस टेबल का कांच चूर चूर हो गया था और उस आदमी के सिर से खून निकलने लगा था। रवि ने यह सब इतना तेजी से किया था कि उस दूसरे आदमी को कुछ समझ भी नहीं आया कि आखिर अचानक यहां पर क्या हुआ था। वह अपने आप को संभाल पाता है, इतने में रवि उसके पास आ गया हो, उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया जिससे उसने अपना चाकू पकड़ रखा था और उसे उसकी गर्दन पर रख दिया। रवि ने अब वो रस्सी ली और उन दोनों को एक साथ वहीं पर बांध दिया। अब रवि को पता था कि वह दूसरे दोनों आदमी जो अभी बाहर गए थे वह किसी भी वक्त आते होंगे, इसीलिए उसने दोनों को जल्दी जल्दी से बांधा और अंदर घसीटकर बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। रवि अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रवि को पता था कि अगर उसे अभी कोई भी गड़बड़ हुई तो और ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता था। अब रवि उन दोनों का इंतजार कर रहा था जो इस वक्त बाहर गए हुए थे। कुछ ही देर में रवि देखा है कि उसके रूम का दरवाजा खुलता है। रवि अब बस तैयार था उन दोनों को दबोचने के लिए। रवि ने जब दरवाजे पर देखा तो वह तो हैरान ही रह गया। उसने देखा कि इस वक्त वह दोनों वेटर तो थे, पर उनके साथ कुछ और आदमी भी थे। यह देख रवि और ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि शायद उनके साथ ही और आ गए होंगे। रवि को लगा कि वह उन सभी के सामने कुछ नहीं कर सकता था। रवि सर, अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आलोक सर ने भेजा है आपकी सिक्योरिटी के लिए। जब हम आपके रूम की तरफ बढ़ रहे थे तभी हमने देखा कि यह दोनों आपके रूम की तरफ ही आ रहे थे और उनके हाथ में चाकू भी थे। इसीलिए मुझे लगा कि शायद इन दोनों से आपको खतरा होगा, इसलिए हमने इन दोनों को पकड़ लिया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप सेफ हैं, उनमें से एक ने कहा। जब रवि ने यह सुना तब जाकर उसकी जान में जान आई और रवि को समझ आ गया था कि आखिर वह सारे आदमी कौन थे। वे सभी आलोक आदमी थे जो उसे सिक्योरिटी देने के लिए यहां पर आए थे और उन सभी ने उन दोनों वेटरों को भी पकड़ लिया था। अच्छा हुआ तुम सभी वक्त पर आ गए। इन दोनों के दो साथी भी इस वक्त बाथरूम में बंद है। मैंने उन दोनों को बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया है। उनमें से एक ही हालत थोड़ी खराब है, तो एक डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज भी करवा देना। और तुम मेरी इस वक्त चिंता मत करो, मैं अब सीधा डायरेक्ट मीटिंग में जा रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे देर हो गई है, पर एक बात का ध्यान रखना कि इन चारों को कहीं जाने मत देना। इन्हें इसी रूम में बंद रखना। मैं जब मीटिंग करके वापस आऊंगा तभी मुझे इन सब से बात करनी है, तो जरा इन चारों पर नजर रखना। रवि ने आलोक के उन गार्ड से कहा जो यहां पर आए थे। स्विंगल, ठीक है सर, जैसा आप कहें हम इन चारों पर कड़ी नजर रखेंगे। हमारे कुछ आदमी आपकी सिक्योरिटी करेंगे और आपको सही सलामत होटल तक छोड़ देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको अब कोई भी खतरा नहीं होगा। एक गार्ड ने रवि से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस इन चारों को संभालो, बाकी मैं देख लूंगा। मैं अब होटल तक अपने आप पहुंच जाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी सिक्योरिटी अपने आप देख लूंगा, रवि ने उन गार्ड्स से कहा। रवि को पता था कि उसके पास इस वक्त हेलीकॉप्टर है और वह सीधा हेलीकॉप्टर से ही उस होटल तक जाने वाला था। रवि को पता था कि हेलीकॉप्टर में उसकी कोई भी खतरा नहीं होने वाला था, इसीलिए रवि ने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड का कोई भी फायदा नहीं है। रवि की इस बात का उन गार्ड्स ने अपना सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। वो रवि से किसी भी बात पर बहस नहीं कर सकते थे। इसके बाद रवि वहां से मीटिंग के लिए निकल गया और इधर आलोक के उन गार्डों ने उन चारों को वहीं पर एक कुर्सी के अगल बगल बांध लिया था। रवि ने जैसा उनसे कहा था वे अब उन चारों पर नजर रख रहे थे जब तक कि रवि यहां पर ना पहुंच जाए। रवि ने इन सभी पर नजर रखने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि फिर से वापस आकर इन सभी से पूछताछ करना चाहता था। रवि जानना चाहता था कि आखिर इन सभी लोगों को यहां पर किसने भेजा था और उनका सही मकसद क्या था।
रवि इस मामले की जड़ तक जाना चाहता था। रवि अपने बिजनेस में छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर वह कौन था जो इस मीटिंग को रोकना चाहता था। रवि और आलोक के आदमियों ने उन चारों वेटरों को पकड़ लिया था जो रवि पर हमला करने के लिए आए थे। इसके बाद रवि वहां से सीधा मीटिंग के लिए चला गया था। रवि ने उन चारों आदमियों को वहीं अपने रूम में रखा था कि वह उनसे वापस आकर पूछताछ कर सके। उन्होंने आलोक की उन आदमियों को उन चारों वेटरों पर नजर रखने के लिए कहा था ताकि वह कहीं भाग न जाए। कुछ ही देर में रवि हेलीकॉप्टर से होटल क्रिस्टल पैलेस पहुंच गया था। रवि ने इस वक्त एक काला सूट पहन रखा था। वह इस वक्त बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस काम में पहले से ही प्रोफेशनल था। उसकी चाल को देखकर ही कहा जा सकता था कि वह एक बिजनेसमैन का बेटा था। रवि ने यह सब पहली बार ही किया था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा, क्योंकि वह हमेशा अपनी जिंदगी में सिंपल तरीके से ही रहता था और बहुत ही सिंपल कपड़े पहना था। उसे इतनी शान शौकत की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। जब से उसने अपना परिवार छोड़ा था तब से वह गरीबों वाली जिंदगी में अच्छे से ढल चुका था। उसे अमीरों वाली शौक बिल्कुल भी नहीं थे, पर अब उसे लगा कि उसे यह सब शौक पालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। पर रवि अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस जरूर था, क्योंकि यह उसके लिए पहली बारी था वह किसी बड़े आदमी के साथ मीटिंग करने जा रहा था। इसीलिए रवि को लगा कि थोड़ा उसे शांत होने की जरूरत है। उसे नहीं पता था कि वह किसके साथ मीटिंग करने वाला था, ना ही रवि को उसके व्यवहार के बारे में पता था। इसीलिए रवि ने सोचा कि उसे थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। रवि जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, उसने देखा कि यह तो एक होटल थी और रवि को पता था कि होटल में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और वहां पर बड़े बड़े लोग अक्सर आया जाया करते हैं। यहां तक कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी यहां पर कभी कभी आते जाते रहते हैं। इस बात ने रवि को और ज्यादा चिंता में डाल दिया। उसे लगा कि अगर उसे यहां पर किसी ने देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। वह कब से अपनी पहचान छिपाए रख रहा था और अब वह अपनी पहचान सबके सामने ऐसे ही नहीं खोल सकता था। रवि ने यहां पर दिल्ली में आने के बाद कई लोगों से दुश्मनी भी कर ली थी और कई लोगों से दोस्ती भी। इसीलिए रवि को लगा कि यहां पर उसकी जान पहचान का कोई भी अगर आ गया तो यह उसके लिए समस्या हो सकती थी। इसीलिए रवि ने सोचा कि उसे छिपकर होटल के अंदर जाना चाहिए ताकि उसे कोई देख ना ले। फिर रवि जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तब उसने देखा कि आलोक के कुछ आदमी उसके आसपास आ गए थे और वे रवि के पीछे पीछे चलने लगे थे। यह देख रवि को लगा कि शायद इन सबको आलोक ने उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजा था। रवि नहीं चाहता था कि यह सभी गार्ड उसके साथ साथ होटल के अंदर आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रवि सबकी नजर में आ सकता था, क्योंकि किसी वीआईपी के आसपास ही इतने गार्ड रहते थे और अगर होटल में इस तरह उसने प्रवेश किया तो सभी लोग उसे वीआईपी ही समझेंगे और रवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तुम सब यहां से चले जाओ, मैं अकेला ही अंदर चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, रवि ने उन सभी गार्ड से कहा। पर उनमें से किसी ने भी रवि की इस बात का जवाब नहीं दिया और वह बस चुपचाप रवि के पीछे पीछे चले जा रहे थे। रवि को समझ में आ गया था कि यह सब आलोक का ऑर्डर था, इसीलिए वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए रवि ने अब सीधा आलोक को कॉल लगा दिया। उसे पता था कि यह सभी आलोक के अलावा किसी की भी बात नहीं मानेंगे। हेलो आलोक, मैं अब होटल में पहुंच चुका हूं, पर मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि मेरे आसपास अपने आदमियों को मत भटकने दिया कर। तुझे पता है कि अगर मुझे किसी ने इन सभी आदमी के साथ देख लिया तो क्या हो सकता है। इसीलिए तुम्हारे सभी आदमियों को बोलो कि वह यहां से चल जाए, मैं अकेला ही होटल के अंदर आ जाऊंगा। और दूसरी बात, मेरी मीटिंग किसी प्राइवेट रूम में ही रखना ताकि मुझे वहां पर कोई देख ना ले। इस बात का खास ख्याल रखना कि जिस रूम में हमारी मीटिंग हो उसे रूम में और कोई ना हो, रवि ने आलोक से कहा। हाँ रवि भैया, मुझे यह सब पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने आपकी मीटिंग एक प्राइवेट रूम में ही रखवाई है, जहां आपको मीटिंग करते वक्त कोई भी देख नहीं पाएगा। पर मेरी एक यह बात मान लीजिए, मेरे सभी गार्ड को आपके साथ अंदर आने दीजिए, यह आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
आपको पता है ना कि इस मीटिंग को रोकने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं और वह आप पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इन सभी गार्ड को आपके सिक्योरिटी के लिए भेजा है, इसलिए आप इन सभी के साथ अंदर आ जाइए। आलोक ने रवि से कहा। आलोक, अब मीटिंग के शुरू होने से कुछ मिनट पहले सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं करना चाहता था। हाँ, इसके बारे में तुमने मुझे पहले ही बता दिया था, पर तुम इसकी चिंता मत करो। तुम मुझे बस मीटिंग रूम का नक्शा भेज दो, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। वह भी किसी को बिना पता चले, इसकी चिंता तो मत करो, रवि ने आलोक से कहा। पर रवि भैया, पर वर कुछ नहीं, मैंने जैसा कहा तुम वैसा ही करो, रवि ने आलोक की बात को बीच में काटते हुए कहा। ठीक है रवि भैया, जैसा आप कहो, और मैं आपको यहां तक आने के सारे दरवाजों के एक्सेस भी भेज देता हूं ताकि आपको मीटिंग रूम तक आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आलोक ने रवि से कहा। दरअसल आलोक ने यहां पर बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। मीटिंग रूम तक आने के लिए कई दरवाजा का सामना करना पड़ता था। हर दरवाजे पर एक अलग ही एक्सेस की होता था, वो या तो फिंगरप्रिंट होता था या कोई पासवर्ड। उन्हें वही लोग खोज सकते थे जिनके पास दरवाजा का एक्सेस हो। आलोक ने यह सब इसीलिए किया था क्योंकि उसके पापा ने उसे पहले ही यह बता दिया था कि उसका कोई घर वाला ही है जो इस मीटिंग को रोकना चाहता है। इसीलिए आलोक ने इतनी टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे, क्योंकि अगर कोई घर वाला यह मीटिंग रोकना चाहता है तो वह इस होटल के बारे में सब कुछ जरूर जानता होगा, क्योंकि उनके परिवार की सारी मीटिंग रूम में होती थी। पर पहले यह सारी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, इसलिए आलोक ने इन्हें मीटिंग के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही इंतजाम करवा दिए थे। इसके बाद आलोक के कहने पर उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड रवि से दूर चले गए थे। इसके बाद रवि ने अपने कोट के ऊपर एक सिंपल सा जैकेट पहन लिया ताकि उसे कोई इन कपड़ों में देख न ले, और इसके बाद रवि सीधा होटल के अंदर आ गया। रवि ने होटल के अंदर देखा तो पाया कि वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। उसने जैसा सोचा था वहां पर वैसा ही माहौल था। ये होटल वही एरिया था जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी, इसीलिए रवि यहां से जल्दी जल्दी निकल गया था ताकि उसे कोई देख ना ले। इसके बाद रवि ने अपना फोन निकाला, आलोक के दिए मैप के अनुसार उसे प्राइवेट रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। रवि होटल क्रिस्टल पैलेस के अंदर आ चुका था, पर उसने अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लिया था ताकि उसे कोई यहां पर इस तरीके से देख ना ले। इसके बाद रवि उस मैप के अनुसार जो उसे आलोक ने दिया था उस प्राइवेट रूम के अंदर आ गया जहां अभी रवि की मिस्टर कार्वेनो के साथ मीटिंग होने वाली थी। रवि ने देखा कि इस वक्त इस रूम में कोई भी नहीं था और बस 2 कुर्सियां और बीच में एक टेबल लगी हुई थी। देखने में रूम साधारण ही लग रहा था, पर रूम के अंदर का वातावरण किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। रवि अब जाकर वहां पर लगी हुई एक कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गया। रवि को नहीं पता था कि उसके साथ मीटिंग कौन करने वाले हैं और आखिर वह कौन है। वह अभी भी इन चीजों अनजान था। रवि को अभी भी यह बात समझ नहीं आई कि आखिर उसे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया गया था। अगर उसे इस मीटिंग के बारे में बता दिया होता तो उसे मीटिंग करने में आसानी हो सकती थी, पर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। इस बात से रवि थोड़ा टेंशन में जरूर था कि आखिर उसके साथ मीटिंग कौन करने वाला था। इतने में अभी रवि ने देखा कि आलोक उस रूम के अंदर आ चुका था। अरे रवि भैया, आप आ गए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सीईओ जल्दी यहां पर पहुंचने वाले हैं, फिर आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं, आलोक ने रवि से कहा। रवि ने आलोक की इस बात का हां में सिर हिलाकर जवाब दे दिया और फिर कुछ सोचने लगा। इतने में आलोक रवि के पास आ गया। अरे भैया, आपने ये क्या हाल बना रखा है, आप इस हालत में मीटिंग करेंगे, आलोक ने रवि के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। आलोक की यह बात सुन रवि ने एक नजर अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसने पाया कि सच में उसके कपड़ों की हालत खराब हो रखी थी। उसने होटल में आने से पहले अपने कपड़ों को इस तरह किया था ताकि उसे कोई देख न ले, और अंदर आने के बाद उसे वह ठीक करना ही भूल गया था। अरे आलोक, तूने सही किया यहां पर आकर, मैं तो मेरे कपड़ों के बारे में भूल ही गया था। अगर तू यहां पर नहीं आता तो शायद मैं ऐसे कपड़ों में ही मीटिंग करने लग जाता, रवि ने आलोक से कहा और फिर अपने कपड़े ठीक करने लगा। रवि ने अपने सूट के ऊपर जो कोट पहन रखा था उसने वह नीचे उतरा और रवि को दे दिया और फिर अपने कपड़े अच्छे से ठीक किया
और फिर वापस कुर्सी पर बैठकर आलोक ने रवि से उसका कोट लिया और फिर उसके पास ही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो वो रवि का पर्सनल मैनेजर था। आलोक आज रवि के लिए पर्सनल मैनेजर ही बना हुआ था, क्योंकि उसके पापा ने उसे बताया था कि रवि को इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए आलोक की ही जिम्मेदारी दी थी कि वह रवि को इस मीटिंग के बारे में सारी जानकारी दे, ताकि रवि कोई गड़बड़ ना कर दे। इस हिसाब से आज आलोक रवि का एक मैनेजर ही था। इतने में उसे रूम का दरवाजा खुलता है और रूम के अंदर मिस्टर कार्वनो और उनके चीफ सेक्रेटरी प्रवेश करते हैं। ये देख रवि थोड़ा सतर्क हो जाता है। उसे नहीं पता था कि यह दोनों कौन है, और उसे यह भी नहीं पता था कि इन दोनों में से वह सीईओ कौन है जिसके साथ रवि मीटिंग करने वाला था, क्योंकि उन दोनों को देखकर यह नहीं पता लगाया जा सकता था कि आखिर वह सीईओ कौन है। पर रवि ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उन दोनों में से एक थोड़ा आगे चल रहा था और दूसरा थोड़ा पीछे चल रहा था, और दूसरे वाले के हाथ में कुछ कागज भी थे। इस बात से रवि ने अंदाजा लगा लिया कि जो आगे चल रहा था वही सीईओ था, जिसके साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी। रवि अब खड़ा होकर मिस्टर कार्बोनो का स्वागत करना चाहता था, पर इतने में आलोक ने उसके कंधे पर हाथ देकर उससे खड़े होने से रोक लिया। यह देख रवि को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर आलोक ने ऐसा क्यों किया। इतनी में वह सीईओ उस टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी आलोक रवि के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है। यह देख रवि भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, और फिर मिस्टर कार्वेनो और रवि दोनों एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं। रवि को समझ में आ गया था कि आखिर आलोक ने उसे पहले खड़े होने से क्यों रोका था, क्योंकि यह एक तरह से मीटिंग का रिवाज था कि जो भी दोनों पार्टी मीटिंग करे वह दोनों एक समान होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की बिजनेस मीटिंग के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता था। दोनों पार्टियों का अपना अपना सम्मान होता था। इसके बाद रवि और मिस्टर कार्वेनो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रवि ने जब ध्यान से मिस्टर कार्वेनो की तरफ देखा तो वह उनकी पर्सनैलिटी सही बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। रवि मिस्टर कार्वेनो का ऑरा फील कर सकता था। इधर मिस्टर कार्वेनो रवि को देखकर थोड़ा हैरान जरूर थे। वह रवि की तरफ बार बार अजीब नजरों से देखे जा रहे थे और फिर आलोक की तरफ भी अजीब नजर से देख रहे थे। रवि को यह देख थोड़ा अजीब लगा कि आखिर यह सीईओ उसकी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था। इधर जब आलोक ने देखा कि मिस्टर कार्वेनो रवि की तरफ थोड़ी उलझन भरी नजरों से देख रहे थे, तो आलोक को सब समझ में आ गया कि आखिर मिस्टर कार्वेनो ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल मिस्टर कार्वेनो रवि को देखकर इसीलिए हैरान थे क्योंकि उसे बताया गया था कि अग्निहोत्री कंपनी का सीईओ से मीटिंग करने वाला है, पर यहां पर तो एक 20 साल का लड़का था। इस बात ने मिस्टर कार्वेनो को ही हैरत में डाल दिया था कि आखिर कोई 20 साल का लड़का इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता था। इसीलिए वह रवि को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और आलोक ये बात समझ गया था। इसके बाद उसने अपने हाथ में से एक फाइल उठाई और मिस्टर कार्वेनो तरफ कर दी। मिस्टर कार्वेनो ने वह फाइल उठाई और फिर उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ रहा था वो हैरान हो रहा था। उस फाइल में रवि के बारे में सारी जानकारी थी और उसमें यह भी लिखा था कि रवि इस कंपनी का सीईओ है। कार्वेनो को रवि के बारे में पहले इसीलिए नहीं पता था क्योंकि अग्निहोत्री कंपनी के सीईओ के बारे में सारी जानकारी किसी को भी बाहर नहीं बताई गई थी, क्योंकि रवि ने ऐसा करने के लिए मना किया था, क्योंकि मैं अपनी पहचान बाहर उजागर नहीं करना चाहता था। इसीलिए मिस्टर कार्वेनो को भी रवि के बारे में नहीं पता था। इधर रवि को भी अब धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लग गई थी। यह देख रवि थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया था। वह इस बात से खुश भी था। इसके बाद आलोक ने भी रवि की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। रवि ने भी वह फाइल ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। जब रवि धीरे धीरे उसे फाइल को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो इस फाइल को पढ़कर सदमे में था। रवि और मिस्टर कार्वेनो की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इसके बाद आलोक ने रवि को एक फाइल दी। रवि जैसे जैसे उस फाइल को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी हैरानी और बढ़ रही थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या पढ़ा। इस फाइल में मिस्टर कार्वेनो और उनकी कंपनी के बारे में लिखा हुआ था। रवि ने मिस्टर कार्वेनो और उनकी कंपनी के बारे में पहले से ही सुना हुआ था, पर उसने कभी मिस्टर कार्वेनो को देखा नहीं था, इसलिए रवि उन्हें पहचान नहीं पाया था।
पर जब रवि ने उसे फाइल में मिस्टर कार्वेनो के बारे में पढ़ा, तभी उसे पता चला कि जिसके साथ आज उसकी मीटिंग हो रही है वह कितना बड़ा आदमी है। जिस आदमी के बारे में वह बचपन से सुनता आ रहा था, वह आज उसके सामने बैठा था। रवि को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रवि बचपन से ही मिस्टर कार्बोनो की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर रवि को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मीटिंग मिस्टर कार्बोनो से इस तरह होगी। वह तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह बस लगातार टकटकी लगाकर उस फाइल को घूरे जा रहा था कि कहीं उसने उसे गलत तो नहीं पढ़ लिया था। पर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा था। यह सच था कि मिस्टर कार्वेनो ही उसके सामने थे और उनकी मीटिंग होने वाली थी। अब रवि भी थोड़ा शांत होने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह घबराने से कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए रवि ने वह फाइल टेबल पर रखी और फिर मिस्टर कार्वेनो की तरफ देखने लगा। इस वक्त रवि की आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंस था। रवि ने सच में अपने आप को संभाल लिया था। जब मिस्टर कार्वेनो ने रवि को इस तरह देखा तो वह भी थोड़े हैरान जरूर थे। उन्होंने पहली बार किसी 20 साल के लड़के की आंखों में इतना कॉन्फिडेंस देखा था, और वह भी इतनी बड़ी मीटिंग में। इस बात में मिस्टर कार्वेनो को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। रवि ने सच में मिस्टर कार्बोनो पर अपनी पहली मुलाकात में ही छाप छोड़ दी थी। ऑल राइट मिस्टर रवि, तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं? मिस्टर कार्वेनो ने रवि से कहा। जी जी जरूर, रवि ने मिस्टर कार्वेनो से तुरंत कहा। वैसे आपकी उम्र मुझे कुछ ज्यादा नहीं लगती। आप ज्यादा से ज्यादा 20 साल के होंगे, पर मैं इस बात से हैरान हूं कि आखिर आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बिजनेस के मालिक कैसे बन गए। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र कुछ ज्यादा ही छोटी है इस बिजनेस के लिए? मैं कहीं भी किसी को भी नहीं देखा जिसने आपकी जितनी उम्र में इतने बड़े बिजनेस को संभाल लिया हो। आप बुरा मत मानना, पर यह मेरा अपना खुद का विचार है, मिस्टर कार्वेनो ने रवि से कहा। आपकी बात पर मैं सहमत हूं। मुझे पता है कि आप कितने अनुभवी और कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको इस बिजनेस में आए कई साल हो चुके हैं, तो आपको हर छोटी बड़ी चीज का अनुभव है, और आपकी इस बात को मैं ठुकराना भी नहीं चाहता। पर मेरे केस में आपकी यह बात सही नहीं। मैं सब इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि योग्यता की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप कोई काम करने के योग्य हैं, तो उम्र का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बचपन से इसी परिवार में पला बढ़ा हूं, और मैंने अपने परिवार के बिजनेस को बहुत ही पास से देखा है, और इसीलिए मुझे इसे संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा समझ लीजिए, मैंने अपने बचपन से ही इस काम को करने का अनुभव प्राप्त कर लिया है। दूसरे बिजनेसमैन के छोटे बच्चे मुझे नहीं लगता ऐसा करते होंगे। वह अपना बचपन शरारत और मौज मस्ती में बीता देते होंगे, इसीलिए उन्हें अपने परिवार का बिजनेस संभालने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाता। पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। रवि ने मिस्टर कार्वेनो से बड़े ही कॉन्फिडेंस में ये बात कही। ऐसा लग रहा था मानो रवि पहले से ही इस प्रश्न के लिए तैयार था। रवि की यह बात सुनकर मिस्टर कार्वेनो तो हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रवि उनके इस प्रश्न का इतना कॉन्फिडेंस से और इतना अच्छा जवाब देगा। अब तो मिस्टर कार्वेनो रवि से और भी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। रवि का यह जवाब सुनकर मिस्टर कार्वेनो हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर अपनी एक फाइल खोली और फिर अपना पेन लिया और उसे पर साइन कर दिया। ये लीजिए मिस्टर रवि, हमारी और आपकी डील अब हो चुकी है। मुझे आपकी ये डील मंजूर है। मिस्टर कार्वेनो ने रवि की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कहा। मिस्टर कार्बन की यह बात सुनकर रवि के तो होश उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस्टर कार्वेनो ने बिना किसी बातचीत के इस डील के लिए हां कर दिया था। रवि से ज्यादा शौक में इस वक्त आलोक था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कार्वेनो इतनी जल्दी इस डील के लिए हां कर देंगे। आलोक को तो लगा था कि शायद रवि कोई गड़बड़ कर देगा और यह डील हो नहीं पाएगी। पर मिस्टर कार्वेनो ने तो बिना कोई ज्यादा बातचीत के इस डील के लिए हां कर दी थी। आलोक को यह बात कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मिस्टर कार्वेनो ने ऐसा क्यों किया था। आलोक को पता था कि मिस्टर कार्वेनो को कितने बड़े आदमी है, और वह ऐसे ही किसी डील को साइन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन्होंने तो इस बिजनेस डील की टर्म एंड कंडीशन को भी नहीं पढ़ा था, और ना ही इस बिजनेस में अपने शेयर के बारे में सोचा था।
आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसा कैसे कर सकता था? आलोक के लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात थी। जब भी मिस्टर कार्वेनो कोई बड़ी डील करते हैं तो पहले वह बहुत ही ज्यादा जांच करते हैं, पर आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर मिस्टर कार्वेनो, हमने इस डील के बारे में अभी तक बात भी नहीं की है और ना ही हमने इस बिजनेस में अपने शेयर की बात की है कि आखिर इस बिजनेस में हमारा शेयर कितना कितना होगा और हमारा जो मुनाफा होगा वह कितना कितना होगा। आप ऐसे ही कैसे साइन कर सकते हैं? रवि ने मिस्टर कार्वेनो से कहा। रवि की यह बात सुनकर मिस्टर कार्वेना हल्के से मुस्कुरा उठे। मुझे नहीं लगता मिस्टर रवि कि आप जैसे बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे आपके साथ जो भी बिजनेस करना होगा उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। सच कहूं तो आपके साथ बिजनेस करने में मेरा बहुत ही फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने हमारी डील शेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप जैसे यंग बिजनेसमैन के साथ अगर मैं अपना बिजनेस करूंगा तो मुझे पता है मेरा फायदा ही होने वाला है, इसीलिए मुझे आपकी यह डील मंजूर है। मुझे नहीं पता कि आपकी इस बिजनेस की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, पर मैं आपकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को बिना देखे ही आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं। अब चाहे तो आप इस बिजनेस में अपनी मनमानी भी कर सकते हो, मिस्टर कार्वेनो ने हंसते हुए रवि से कहा। मिस्टर कार्वेनो की यह बात सुनकर रवि तो हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कार्वेनो इससे इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि इतनी बड़ी डील बस उसके भरोसे पर कर सकते हैं। रवि को तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि वह अपनी पहली बिजनेस मीटिंग इतने बड़े आदमी के साथ करेगा और फिर वो डील भी इतनी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए, अब हमारी बिजनेस डील तो हो चुकी है, तो अब हमारी कंपनी आपकी कंपनी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। बाकी जानकारी मिस्टर आलोक को पता है, वह सब कुछ कंप्लीट कर देंगे और हमारी तरफ से सारे कागजात भी मेरा सिक्योरिटी एड कंप्लीट करके आपको भिजवा देगा। तो ऐसा समझो, अब आपकी कंपनी और मेरी कंपनी साझेदारी में काम करने वाली है। सच कहूं तो यह हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं, मिस्टर कार्वेनो ने रवि से कहा। मिस्टर कार्वेनो की यह बात सुनकर रवि बहुत ही ज्यादा हैरान था और बहुत ही ज्यादा खुश भी था। उसने वह डील इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए मिस्टर रवि, अब मैं चलता हूं। सच में आपने मेरी इस डील मेरा वक्त बचा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी यह डील इतनी जल्दी हो जाएगी, कार्वेनो ने हंसते हुए रवि से कहा। रवि मिस्टर कार्वेनो यह बात सुनकर हंस पड़ा। वह बाहर से तो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, पर अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी की पहली डील इतने अच्छे से की थी और वह भी इतनी बड़ी डील। उसने अपने कंपनी के लिए अपनी शुरुआत इतनी अच्छी की थी, इसीलिए वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर वह आगे बढ़ा और जोर से आलोक के गले मिल गया और फिर दोनों भाई गले मिल पड़े। इस वक्त दोनों भाई बहुत ही ज्यादा भावुक थे क्योंकि उन्होंने यह डील बहुत ही अच्छे से कंप्लीट की थी। आलोक को पता था कि यह डील उनके परिवार के लिए कितनी जरूरी थी और रवि ने उसे इतनी आसानी से पूरा कर दिया था। इसलिए आलोक के मन एक आइडिया आया। जैसे ही आलोक के मन वो ख्याल आया, आलोक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। रवि और मिस्टर कार्वेनो के बीच में मीटिंग हो गई थी। मिस्टर कार्वेनो ने रवि से बिना किसी शर्त वो डील मंजूर कर ली थी और वो रवि से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने बिना टर्म्स एंड कंडीशन के ही रवि के साथ बिजनेस डील फाइनल कर ली थी। इस बात से रवि बहुत ही ज्यादा खुश था, पर इधर आलोक खुशी से फूले नहीं समा रहा था क्योंकि उसके पापा ने जो उसे काम दिया था और वह भी इतनी आसानी से और उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं हुई थी। आलोक को पता था कि यह मीटिंग उनके लिए कितनी जरूरी थी, इसीलिए वह इसकी अहमियत समझता था। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आलोक ने सोचा कि रवि ने अपनी पहली डील की है और वह भी इतने अच्छे से, तो उसे कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। आलोक ने सोचा कि अगर वो रवि को एक अच्छा सा गिफ्ट दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आलोक रवि के लिए यह चीज सरप्राइज रखना चाहता था, इसीलिए उसने अभी रवि को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद रवि और आलोक इस मीटिंग रूम से बाहर आ गए। रवि ने अपना हुलिया फिर से बिगाड़ लिया था ताकि उसे कोई इतने अच्छे कपड़ों में देख ना ले और वह आलोक से थोड़ा दूर ही चल रहा था, पर आलोक जानबूझकर उसके पास आ गए। वैसे रवि भैया, अभी आप कहाँ जाने वाले हो? आलोक ने रवि से पूछा। मैं तो अभी वापस अपनी होटल में ही जाने वाला हूं। क्यों, कोई काम था क्या?
रवि ने आलोक से कहा। दरअसल रवि अब होटल में जाकर फिर से एक अपना काम पूरा करना चाहता था। रवि को पता था कि वह चारों वेटर जिन्होंने उस पर हमला किया था वह अभी भी उसकी होटल वाले रूम में ही था। रवि उनसे जाकर पूछताछ करने वाला था ताकि वह उस आदमी का पता लगा सके जो इस मीटिंग को नहीं होने देना चाहता था। ठीक है रवि भैया, अभी तो आप होटल जा सकते हो, पर मैंने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो जब मैं फोन करूं तो आपको आना होगा, वादा करो, आलोक ने रवि से कहा। सरप्राइज? अरे इसकी क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना मैं कोई भी गिफ्ट लेना पसंद नहीं करता, तो तुम यह सब रहने दो, रवि ने आलोक से कहा। नहीं नहीं रवि भैया, आप आज मना नहीं कर सकते। आज हमारी इतनी बड़ी डील हुई है तो मेरी तरफ से यह सरप्राइज तो बनता ही है। इसमें मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मना करेंगे तो मैं आपको जबरदस्ती उठाकर ले आऊंगा। इस बार आपकी कोई मनमानी नहीं चलने वाली, आलोक ने रवि से हंसते हुए कहा। आलोक की यह बात सुनकर रवि भी हंस पड़ा। रवि ने सोचा कि शायद उसे यह गिफ्ट ले लेना चाहिए क्योंकि आलोक इतने प्यार से दे रहा था। ठीक है आलोक, तुम मुझे फोन कर देना, मैं आज जाऊंगा। तो क्या अब मैं अपनी होटल में जा सकता हूं? रवि ने आलोक से कहा। हाँ भैया, अब आप जा सकते हैं, पर अपना ध्यान रखना। आपको पता है ना मैंने पहले क्या कहा था? रवि ने आलोक से कहा। रवि ने आलोक की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर होटल से बाहर आ गया और फिर वह हेलीपैड की तरफ जाने ही वाला था कि इतने में रवि के फोन की रिंग बजी। रवि ने फोन की स्क्रीन पर देखा कि इस वक्त अक्षता का कॉल आया था। यह देख रवि ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अक्षता की तो याद ही नहीं आई थी। उसने अभी तक अक्षता को फोन करके यह नहीं पूछा था कि वहां पर चीजें कैसी चल रही हैं। हालांकि रवि ने अंसारी को कहकर सारा मैटर हैंडल तो करवा दिया था, पर फिर भी रवि को यह डर था कि कहीं अक्षता के माता पिता कोई नई जिद ना पकड़ लें। पर इस मीटिंग के चक्कर में रवि अक्षता को फोन करना ही भूल गया था। इसीलिए इस वक्त रवि थोड़ा घबरा गया था। इसीलिए उसने तुरंत अक्षता का फोन उठा लिया। रवि, तुम इस वक्त कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर यहां पर चीज सब उल्टी हो गई है। अगर तुम अभी के अभी यहां पर नहीं आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज जल्दी यहां पर आ जाओ। अक्षता ने लगभग रोते हुए रवि से यह बात कही। ये बात कहते कहते अक्षता थोड़ी हिचकिचा भी रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। अक्षता की ऐसी हालत देखकर रवि बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे अक्षता की आवाज में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षता को हो क्या गया था और आखिर इस वक्त उस पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी। क्या हुआ अक्षता, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतना डरी हुई क्यों हो? मुझे पूरी बात बताओ, रवि ने अक्षता से पूछा। तुम जल्दी से यहां पर आ जाओ, तुम समझ जाओगे कि क्या बात है। पर प्लीज जल्दी करना रवि, अगर तुम पर वक्त पर नहीं आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन किया है, मैं तुम्हें वापस फोन नहीं कर पाऊंगी। और इतने में एक जोर की आवाज आई और रवि का फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो, अक्षता तुम ठीक तो? तुमने फोन क्यों रख दिया? क्या हुआ? रवि अब फोन पर चिल्लाए जा रहा था। जब उसने देखा कि एक अक्षता ने पूरी बात बताई नहीं, उससे पहले फोन कट गया था। रवि को इसकी वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आया। रवि यह जान गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अक्षता ने उससे कहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से फोन किया है। रवि को इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रवि सोचा कि इस वक्त उसे टाइम बर्बाद करने नहीं चाहिए और इस सीधा अक्षता की गांव की तरफ निकालना चाहिए। वहां पर जाकर देखना चाहता था कि आखिर बात क्या थी। इसके बाद वह जल्दी से जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और फिर ड्राइवर ने वह हेलीकॉप्टर अक्षता के गांव की तरफ वापस उड़ा दिया। अक्षता ने रवि को फोन करके बताया कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसलिए रवि अक्षता के गांव की तरफ वापस निकल पड़ा। वो जाना तो अपनी होटल चाहता था क्योंकि उसे उन वेटरों से पूछताछ करनी जी जिन्होंने उस पर हमला किया था। रवि ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसे अक्षता की मदद करने के लिए वापस उसके गांव जाना था। करीब 3 घंटे बाद रवि अक्षता के गांव पहुंच गया था। उसे वहां जाने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि उसके पास पहले से ही हेलीकॉप्टर था। रवि जब अक्षता के घर के आगे हेलीकॉप्टर लेकर उतरा तो फिर से सभी लोगों को ध्यान उसकी तरफ चला गया।
पर रवि ने इस वक्त किसी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। उसे जल्द से जल्द जाकर अक्षता से मिलना था। उसे जानना था कि आखिर अक्षता को ऐसा क्या हो गया कि उसने इतनी घबराहट में उसे फोन किया था और फिर फोन काट भी दिया था। रवि को इस वक्त अक्षता की सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। जब रवि अक्षता के घर के अंदर पहुंचा तो उसने वहां पर जो देखा वह देखकर अभी तो हैरानी रह गया। उसने वहां पर जो देखा वह देखकर शायद उसकी आत्मा भी इस चीज पर विश्वास नहीं करने वाली थी। उसने देखा कि इस वक्त अक्षता दुल्हन की जोड़े में बैठी हुई थी। उसके पास दूल्हा बैठा हुआ था और एक पंडित उन दोनों की शादी करवा रहा था। रवि के लिए यह विश्वास कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर उसे यह बात कोई और कहता तो शायद वह कभी भी विश्वास नहीं करता, पर अब उसने अपनी आंखों से जो देख लिया था, रवि ने यह देखा तो उसके तो सर चक्कर आने लग गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। पर इतने में अक्षता ने रवि को वहां पर देख लिया। जब अक्षता ने देखा कि रवि इस वक्त हम पर आ चुका था तो वह वहां से खड़ी हुई और दौड़ती हुई वापस रवि के पास आ गई। उसने पीछे कुछ भी नहीं देखा कि उसकी शादी भी हो रही थी। बस जल्दी से आई और रवि के पीछे आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा मानो वह रवि का सहारा ले रही हो। पर जब रवि ने अक्षता को ध्यान से देखा तो पाया कि अक्षता की मांग अभी भी भरी हुई नहीं थी और ना ही उसने मंगलसूत्र बंधा हुआ था। तब जाकर रवि की सांस में सांस आई। उसने पाया कि अभी तक अक्षता की शादी नहीं हुई थी। वह वक्त पर यहां पर पहुंच चुका था। अगर वह थोड़ी सा और लेट करता है तो न जाने यहां पर क्या हो जाता। पर रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। अक्षता इसके लिए मान भी कैसे गई थी। रुपये क्या हुआ अक्षता, ये सब क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या यह सब तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रहा है? रवि ने अक्षता से पूछा। रवि की इस बात पर अक्षता ने अपना सिर हां में हिला दिया। अब रवि समझ गया था कि अक्षता के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी मर्जी के बिना हो रहा था। रवि को लगा कि शायद इसके पीछे अक्षता की कोई मजबूरी रही होगी। पर रवि हम इस बात से खुश था कि अक्षता की शादी अभी तक नहीं हुई थी और वह वक्त रहते वहां पर पहुंच गया था। उसने सोचा कि अब वह अगर यहां पर आ गया है तो सब कुछ ठीक कर देगा। अक्षता, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से आकर यहां पर वापस बैठो। तुम्हारी आज शादी है और तुम किसी दूसरे लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? इतने में अक्षता की मां ने अक्षता से कहा। जब अक्षता ने अपनी मां की यह बात सुनी तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर से रवि के पीछे चली गई। ऐसा लग रहा था मानो वो रवि को अपना कवच समझ रही हो। अक्षता सच में एक बड़ी मुसीबत में थी, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षता के माता पिता अक्षता की शादी किसके साथ करवा रहे थे। जहां तक उसे पता था धवल तो यह नहीं करने वाला था, क्योंकि रवि ने अंसारी से कहकर धवल को मना कर दिया था कि वह अक्षता से शादी नहीं करेगा। तो फिर यह दूल्हा आखिर था कौन? और अक्षता के माता पिता आखिर क्यों अक्षता की शादी उससे करवाना चाहते थे? रवि यह सब जानना चाहता ही था कि इतने में रवि ने देखा कि वह दूल्हा अपनी जगह से खड़ा हो गया, रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि को समझ नहीं आया कि आखिर वह दूल्हा उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा था। क्यों रे, तू कौन है और यहां पर क्यों आया हुआ है? मेरे रास्ते से हट जा। तुझे पता नहीं है कि आज मेरी शादी है? तुझे इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम है कौन? उस दूल्हे ने रवि से कहा। उसे दूल्हे की यह बात सुनकर भी रवि अक्षता के सामने से नहीं हटा। वह अक्षता का पूरा साथ देना चाहता था। उसे पता था कि अक्षता अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही है, इसीलिए वह अब अक्षता को फुल सपोर्ट करना चाहता था। रवि ने उसे दूल्हे को कोई जवाब नहीं दिया और फिर अक्षता की मां की तरफ मुड़ गया। आंटी जी, मुझे नहीं पता कि आपने अक्षता को क्या धमकी दी है या अक्षता की क्या मजबूरी है, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अक्षता से वादा किया था कि मैं ही उससे शादी करूंगा, तो अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं है सकूंगा। अब आपको जो करना है वह कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज यहां पर अक्षता की शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आज यहां पर शादी होगी तो सिर्फ अनु की, रवि ने कहा। रवि की यह बात सुनकर अक्षता को मां का चेहरा अचानक से लाल गया।
उसे पर बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम अभी के अभी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो मैं तुम्हारी शादी से अभी की अभी करवा दूंगी। क्या बोलो, तुम्हें मंजूर है? अगर तुम्हें यह बात मंजूर नहीं है तो अक्षिता की शादी आज होगी और इसी मंडप में होगी। अक्षिता की मां है, रवि से कहा। अक्षिता की मां की यह बात सुन रवि घबरा गया था। उसे पता था कि वह इस वक्त यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वह इस वक्त अक्षिता से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि यह सब उन दोनों का नाटक है। वह सच में एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, तो आखिर शादी कैसे कर सकते थे? अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। रवि ने जब अक्षिता की मां से यह कहा कि वो उसकी शादी अभी नहीं होने देगा, तब अक्षिता की मां ने उसे बताया कि अगर अक्षिता को शादी होगी तो वो आज ही होगी। उसने रवि के सामने ये शर्त रख दी कि अगर उसे शादी रोकनी है तो उसे अक्षिता के साथ शादी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो अक्षिता की शादी उस दूसरे दूल्हे के साथ करवा दी जाएगी। रवि को पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया था, आज अक्षिता की शादी इस लड़के से हो जाएगी जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी। रवि ने अक्षिता से वादा किया था कि वो उसके साथ ऐसा नहीं होने देगा। रवि को अक्षिता के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। देखिए, मैं और अक्षिता अभी शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी शादी किसी और से करवा देंगे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, रवि ने अक्षिता की मां से कहा। रवि को पता था कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। अक्षिता और रवि सच में प्यार तो नहीं करते थे, ये तो उनका नाटक ही था। इसीलिए रवि ने सोचा कि उसे इसी झूठ का सहारा लेकर अक्षिता को बचाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम अक्षिता से आज और इसी मंडप में शादी करते हो तभी कुछ हो सकता है। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। तुम्हारे पास एक रास्ता है अक्षिता को बचाने का, वो है उससे शादी। अगर आज अक्षिता की शादी इस मंडप में नहीं हुई तो इस गांव में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? लोग हम पर हंसेंगे। अब बात हमारी इज्जत की है। कुछ भी हो जाए, आज इस मंडप में अक्षिता की शादी होकर रहेगी, अक्षिता की मां ने कहा। अक्षिता की मां की यह बात सुनकर रवि थोड़ा घबरा गया था। उसे पता था कि वह उन सब चीजों में कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर किसी के परिवार से बाहर कोई दूसरा मामला होता तो वह अपनी पहचान से वह मामला सेटल करवा सकता था, पर यह पूरा मैटर अक्षिता के परिवार में था। वह अपने परिवार की पावर से इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकता था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि अक्षिता की मां को वह मना सके। रवि को अक्षिता की मां की बात सही लग रही थी। उसे पता था कि अब यह सब अक्षिता के परिवार की इज्जत का सवाल है। अगर आज अक्षिता की यहां पर शादी नहीं हुई तो अक्षिता के परिवार की पूरी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। पर रवि अक्षिता की शादी उसे दूल्हे से होने नहीं देना चाहता था, तो वह अब कर भी क्या सकता था। रवि के पास बस एक ही चारा था कि अक्षिता से वह खुद शादी कर ले। रवि को पता था कि वह इस वक्त अक्षिता से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ना ही अक्षिता ऐसा करने के लिए तैयार थी। क्या आंटी जी, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उसके बाद ही हम दोनों कोई फैसला ले सकते हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए, रवि ने अक्षिता की मां से कहा। ठीक है, तुम दोनों अकेले में जाकर कुछ समय के लिए बात कर सकते हो, पर एक बार मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि अक्षिता की शादी आज ही होगी और इसी मंडप में होगी। यह बात अपने भेजे गुस्सा लेना, अक्षिता की मां ने रवि को फिर से वार्निंग देते हुए कहा। रवि ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अक्षिता को लेकर एक दूसरे रूम में चला गया। रवि अक्षिता से कुछ बात करना चाहता था। उसे पता था कि यह सब मैटर बात करके ही हल सकता था। अक्षिता, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि तुम इस वक्त शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। मेरी और तुम्हारी शादी की उम्र तो हो चुकी है, पर तुम्हें पता है कि इस वक्त हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और हम इस वक्त शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों यह सब नाटक कर रहे हैं, फिर हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ रहोगी जिसे तुम जानती भी नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो तुम ही बताओ कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए।
मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि वह ऐसा बिल्कुल ना करे। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रवि ने अक्षता से कहा। रवि की उम्र अब लगभग 21 साल हो चुकी थी। वह अब कानूनी तौर से शादी तो कर सकता था, पर वह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसे पता ताकि उसे अपने परिवार का पूरा बिजनेस संभालना है। रवि की इस बात का अक्षता ने थोड़ी देर के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अभी भी रोए जा रही थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। उसे रवि की बात बिल्कुल सच लग रही थी। वह दोनों इस वक्त शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, पर उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अक्षता को पता था कि उसके माता पिता बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। यह सब उनकी इज्जत का सवाल हो चुका है। अब अक्षता ने सोचा कि उनके पास बस एक ही चारा वह है, रवि, और वो शादी कर ले। अक्षता रवि के बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आखिर वह है कौन और उसका परिवार क्या करता है। इस वक्त वह दोनों बस एक अच्छे दोस्त ही थे और बस अक्षता ने रवि को मजबूरी में यह नाटक करने के लिए कहा था। वह रवि को हम इस मैटर में लंबा नहीं खींचना चाहती थी। वह अपने साथ साथ रवि की भी जिनकी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रवि, मेरी मानो तो तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। मुझे पता है कि मेरे माता पिता बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। अब बस मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस लड़के से शादी कर लेना जिसे मैं जानती भी नहीं हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी परिवार की इज्जत बची रहेगी, पर मैं मेरी जिंदगी के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूं। मैंने भी तुमसे वादा किया था कि यह सब तुम बस मुझे बचाने के लिए एक नाटक करोगे। मैंने यह तो नहीं कहा था कि तुम मुझसे सच्ची में शादी करोगे। मैं तुम्हारी साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ इस वक्त शादी कर ली तो वह सारे सपने टूट जाएंगे। मुझे पता है कि तुम इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, तो मेरे हिसाब से तुम यहां से चले जाओ और मुझे मेरी इसी हालत में छोड़ दो। मैं यहां पर सब कुछ मैनेज करूंगी, अक्षता ने रवि से रोते हुए कहा। अब अक्षता रवि के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने देना चाहती थी। उसे पता था कि रवि ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसने अक्षता को बड़ी बड़ी मुसीबत से बहुत बार बचाया था। अब वह रवि पर मुसीबत नहीं बनना चाहती थी। अक्षता की यह बात सुनकर रवि हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षता यह क्या बकवास किए जा रही थी। अक्षता, तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इस हालत में यहां से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। जितने सपने मेरे हैं उतने ही सपने तुम्हारे भी हैं। तुम इस तरह अपने सपनों को ठोकर नहीं मार सकती हो। अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार फिर से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, रवि ने अक्षता से कहा। नहीं रवि, अगर मैं चाहूं तो भी अपने माता पिता से बात कर लूं तो भी कुछ नहीं होने वाला। मेरे लिए अपने परिवार की इज्जत सबसे पहले आती है। इसीलिए जैसा मेरी मां ने कहा है, आज शादी तो होकर ही रहेगी, या तुम्हारी और मेरी या उस लड़के की और मेरी। सच कहूं तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? मैंने तो अपना फैसला ले लिया है कि मैं उससे लड़के से शादी करूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं मेरे चक्कर में तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अक्षता ने रवि से कहा। अक्षता की यह बात सुनकर रवि हैरान रहेगा। इस वक्त अक्षता ने उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रख दिया था। उसने रवि के सामने भी दो ऑप्शन रख दिए थे कि या तो अभी उससे शादी कर ले या उसे उस लड़के से शादी करने दे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे और अक्षता के साथ कुछ भी गलत होने देना नहीं चाहता था। अगर वो अक्षता के साथ शादी कर लेता तो उस पर भी बहुत बड़ी मुसीबत सकती थी। उसे नहीं पता था कि अगर उसने अक्षता के साथ इस वक्त शादी कर ली तो उसके परिवार वालों का इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। अगर यह बात उसके परिवार तक पहुंच गई तो क्या होगा, यह रवि भी नहीं जानता था। क्या उसका परिवार उन दोनों को एक्सेप्ट करेगा? रवि अपने परिवार की चिंता करके अक्षता की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। वह अक्षता का इस हालत में साथ देना चाहता था। इसीलिए रवि ने सोचा कि वह अक्षता से शादी करेगा। अक्षता ने रवि से यह साफ कह दिया था कि अब सारी चॉइस उसकी है। अक्षता नहीं चाहती थी कि उसके चक्कर में रवि अपनी जिंदगी बर्बाद करे। इसलिए अक्षता ने कहा
कि अब फैसला उसका ही होगा। रवि ने भी अपना फैसला ले लिया था कि वो अक्षिता से शादी करेगा। वो नहीं चाहता था कि अक्षिता अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करे। रवि उसे पूरी छूट देना चाहता था। रवि को पता था कि ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। इसलिए रवि ने अपने परिवार और अपने बिजनेस के बारे में सोचे बिना ही अक्षिता से शादी करने का सोच लिया। अक्षिता, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर अब हमारे पास एक ही चारा है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के के साथ अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करो। इससे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगी, और अगर मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया तो मैं भी जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, रवि ने अक्षिता से कहा। अक्षिता रवि की ये बात सुन चौंक गई। उसे रवि से इस उत्तर की उम्मीद ही थी। वो रवि के इस फैसले से खुश तो थी कि रवि ने उसके बारे में सोचा, पर उसे पता था कि रवि ने यह फैसला मजबूरी में लिया है और वो बस उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अक्षिता रवि के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रवि उसकी वजह से कोई भी फैसला मजबूरी में ले। रवि, मुझे पता है कि यह फैसला तुमने मेरे लिए किया है, पर मुझसे पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम भी मेरी तरह शादी करने के लिए तैयार हो। तुम्हें पता है कि शादी के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने जो सपने देखे तो वो तुम्हारे लिए जरूरी है ना कि मेरी जिंदगी। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अक्षिता ने रवि से कहा। रवि अक्षिता की ये बात समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी, पर रवि ने आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचा। वो बस इस वक्त अक्षिता का साथ देना चाहता था। उसने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। अक्षिता, इसके बारे में मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है। मैंने फैसला ले लिया है। क्या तुम इस फैसले के लिए तैयार हो या नहीं? रवि ने अक्षिता से पूछा। रवि की ये बात सुन अक्षिता खुश हो गई। उसने देखा कि रवि ने अब अपना मन बना लिया था। अक्षिता भी अब ये ही चाहती थी। उसे अब तक रवि की चिंता ही थी, पर रवि ने उसे सब कुछ साफ बता दिया था। इसलिए अक्षिता को रवि का फैसला पसंद आ गया। हालांकि अक्षिता रवि से प्यार भी करती थी। जब से रवि उससे मिला था तब से अक्षिता उससे प्यार कर बैठी थी, और यह प्यार और भी बढ़ गया था जब रवि ने अक्षिता की इतनी मदद की थी। जब रवि ने अक्षिता को धवल से बचाया था तब अक्षिता को रवि सच में पसंद आ गया था। इसलिए अक्षिता अब इस शादी से खुश थी। ठीक है रवि, मैं भी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं, अक्षिता ने रवि से कहा। अक्षिता की ये बात सुन रवि भी खुश हो गया। कहीं न कहीं रवि भी अक्षिता से प्यार करता था। उसने जब अक्षिता को पहली बार गार्डन में देखा था तब से वो उसे पसंद करने लगा था। तो क्या अब हम ये फैसला तुम्हारी मां को बता दें? रवि ने अक्षिता से कहा। अक्षिता ने रवि की इस बात का जवाब हां में सिर हिलाकर दिया। इसके बाद दक्षिता और रवि दोनों उसे रूम से बाहर आ गए और फिर अक्षिता की मां के पास चले गए अपना फैसला सुनाने के लिए। अक्षिता की मां बाहर कब से उन दोनों का इंतजार ही कर रही थी। जब वह दोनों बाहर आए तो वो तुरंत उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या फैसला लिया है? तुम दोनों में पहले ही बता दूं कि तुमने जो भी फैसला लिया है, तुम इस बात से मना नहीं कर सकते कि अक्षिता की शादी आज ही होगी, अक्षिता की मां ने रवि से कहा। जी आंटी जी, जैसा आपने कहा, आज इसी मंडप में अक्षिता की शादी होगी, पर शादी अक्षिता की शादी उस लड़के से नहीं होगी जिससे आपने अक्षिता का रिश्ता तय किया है। हम दोनों ने फैसला लिया है कि मैं और अक्षिता ही आज इस मंडप में शादी करेंगे, और यह हम दोनों का फैसला है। क्या आप हमारे यह फैसला करने के लिए तैयार हैं, जैसा आपने पहले कहा था? रवि ने अक्षिता की मां से कहा। रवि की यह बात सुनकर अक्षिता की मां थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रवि इतना बड़ा फैसला इतनी कम वक्त में ले लेगा। उसे तो लगा था कि शायद रवि अक्षिता का साथ छोड़ देगा और इसी मुसीबत में छोड़कर चला जाएगा, पर रवि ने इसका उल्टा किया था। वह अक्षिता से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। हाँ रवि बेटा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दोनों शादी कर लो, तो चलो तुम दोनों आज ही शादी करोगे। पर रवि बेटा,
पहले तुम्हारे माता पिता से बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कि उनका इस शादी के बारे में क्या फैसला है। क्या तुम्हारे माता पिता को मेरी बेटी पसंद भी आएगी या नहीं? इसीलिए पहले तुम्हारे माता पिता से बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद भी मैं कोई फैसला ले सकूंगी। अगर तुम्हारे माता पिता की तरफ से हाँ है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अगर तुम्हारे माता पिता ने मना कर दिया तो फिर अक्षता की शादी उसी से होगी जिससे मैंने उसका पहले रिश्ता तय किया था, अक्षता की मां ने रवि से कहा। अक्षता की मां की यह बात सुनकर रवि थोड़ा सा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करेगा। वह अपने पिता को फोन करके शादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो शायद उसकी पूरी परिवार वालों को यह बात पता चल जाएगी। इससे अक्षता और उसके परिवार वालों को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि रवि कितना बड़ा आदमी है। पर रवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। रवि ने अक्षता की मां को अपना यह फैसला सुना दिया था कि वह अक्षता से शादी करने के लिए तैयार है। अक्षता की मां ने रवि को कहा कि वह पहले उसके माता पिता से बात करना चाहती है। अक्षता की मां की यह बात सुनकर रवि थोड़ा सा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करे। रवि अपने पापा को कॉल करके यह बात बिल्कुल भी नहीं बता सकता था, और तो और वह कभी किसी दूसरी बात के लिए भी अपने पापा को फोन नहीं कर सकता था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। बहुत देर सोचने के बाद रवि को एक आइडिया आया। रवि को लगा कि शायद ये तरीका सही रहेगा। उसने सोचा कि शायद उसे अंसारी को कॉल करके सारी बात बता देनी चाहिए। रवि ने सोचा कि वह अंसारी को अपना पिता बनाकर अक्षता की मां से बात करवा देगा। रवि को अंसारी पर पूरा भरोसा था कि अंसारी यह बात आगे किसी को भी नहीं बताएगा। इसीलिए रवि ने अंसारी को इस काम के लिए चुना। ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहे, पर क्या मैं पहले 2 मिनट अपने पापा से बात कर सकता हूं? उसके बाद आप बात कर सकती है, रवि ने अक्षता की मां से कहा। अक्षता की मां ने रवि को इस बात के लिए मना नहीं किया। इसके बाद रवि ने अपना फोन निकाला और अंसारी को कॉल लगा दिया और फिर अंसारी से बात करने के लिए एक दूसरे कोने में चला गया जहां पर उसे कोई सुन ना पाए। हेलो अंसारी, मैं रवि बोल रहा हूं। तुम अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यह बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रवि ने अंसारी को फोन लगाने के बाद कहा और अंसारी को वह पूरी बात बता दी जो अब तक यहां पर हुआ था, और यह भी समझा दिया था कि अंसारी को रवि का पापा बनाकर अक्षता की मां से बात करनी होगी। रवि ने अंसारी को यह भी समझा दिया था कि वह यह बात आगे किसी को ना बताएं। अंसारी भी रवि की इस बात के लिए ना नहीं कर सकता था। वो तो रवि के लिए कोई भी काम कर सकता था और उसे रवि के लिए सारे काम करने को कहा भी गया था। इसीलिए वह रवि की बात पर हाथों हाथ सहमत हो गया। इसके बाद रवि ने अपना फोन लिया और सीधा अक्षता की मां को पकड़ा दिया। अब रवि चाहता था कि अंसारी और अक्षता की मां बात कर ले ताकि यह पूरा मैटर सेटल हो जाए। इसके बाद अक्षता की मां ने रवि से को फोन लिया और रवि से दूर जाकर अंसारी से बात करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद अक्षता की मां ने अंसारी से बात की और वापस रवि के पास आ गए। रवि बेटा, तुम्हारे पापा इस शादी के लिए मान गए हैं। मैंने उन्हें अक्षता के बारे में और हमारे परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है और तुम्हारे पापा को हमारे परिवार से और अक्षता से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारा और अक्षता का रिश्ता पक्का समझो, इसीलिए तुम दोनों की शादी आज और अभी इसी मंडप में हो जाएगी। बधाई हो, अक्षता की मां ने रवि से कहा। अक्षता की मां की यह बात सुनकर रवि की जान में जान आई। उसे लगा कि शायद अक्षता की मां बहुत ही ज्यादा लंबी बात कर रही है। अंसारी से उसे डर था कि कहीं अंसारी कोई गड़बड़ ना कर दे, पर सच में अंसारी ने पूरा मैटर संभाल ले लिया था। उसे नहीं पता था कि आखिर अंसारी ने अक्षता की मां से ऐसा क्या कहा था कि वह इतनी आसानी से मान गई थी। जब अक्षता ने अपनी मां की यह बात सुनी तो वह भी खुश हो गई। अक्षता को तो लगा कि शायद उसकी मां ने रवि के असली पापा से बात की होगी। उसे नहीं पता था कि रवि ने अंसारी से उसकी मां की बात करवाई थी। वह तो इस बात से खुश थी कि रवि के पापा उनकी शादी के लिए मान गए थे। बेटा, तुम अपने कपड़े बदल आओ और शादी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मुझे उससे पहले उस पहले वाले दूल्हे के पापा से बात करनी है जिसकी अक्षता से पहले शादी होने वाली थी। तुम्हें तो पता है ना कि उनको समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अक्षता की मां ने रवि से कहा।
रवि ने अक्षिता की मां की इस बात का जवाब हाँ में सिर हिलाकर दिया और फिर दूल्हे के लिए लाए हुए शादी के कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। इधर आलोक को रवि पर होटल में हुए उस हमले के बारे में पता चलता है कि कैसे 4 वेटरों ने रवि पर होटल की रूम में हमला किया था। फिर आलोक के आदमियों ने आलोक को बता दिया था कि उन 4 वेटरों को उन्होंने पकड़ लिया है और वह अभी रवि के रूम में ही है। आलोक ने सोचा कि शायद अब उसे जाकर उन 4 वेटरों से पूछताछ करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि आखिर उन लोगों को किसने भेजा था। आलोक को पता था कि रवि भी सभी गुंडों के साथ यही करना चाहता था, पर वह किसी दूसरे काम में बिजी हो गया था, इसीलिए पूछताछ नहीं कर पाया होगा। इसीलिए आलोक ने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद आलोक रवि के उसे रूम में आ गया। उसने देखा कि उसके आदमी ने उन 4 वेटरों को वहीं उसी रूम में पकड़ रखा था। आलोक अब पूरी सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर उनके परिवार में ऐसा कौन है जो उनका इतना बुरा चाहता और उनके परिवार की इतनी बड़ी बिजनेस डील को तोड़वाना चाहता था। आलोक को पता था कि यह जिसने भी किया है वह शायद उनके बिजनेस के पीछे पड़ा है, इसीलिए आलोक को लगा कि जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। इसके बाद आलोक ने 4 वेटरों में से एक वेटर के बाल पकड़े और उसे घसीट कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। वह उससे अच्छे से पूछताछ करना चाहता था। आलोक को यह पहले से ही पता था कि यह 4 इतनी आसानी से नहीं बोलने वाले थे, इसीलिए उसने अपने आदमियों को बोलकर कुछ ऐसा सामान मंगा लिया था जिससे 4 को टॉर्चर कर सके। आलोक को उम्मीद थी कि इस तरीके से कुछ नहीं कुछ सच्चाई जरूर बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।